नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। वायरल हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है। किडनी की असफलता के लिए इसी को ही कारक माना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे भारत देश में लगभग 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और लगभग 12 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से ग्रसित हैं। और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है वायरल हेपेटाइटिस, नियंत्रण और सावधानियां। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दर्शकों, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं सलाहकार राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग अभिषेक यादव जी। अभिषेक जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। तो हमें कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स देख लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, 0522-2288-698 और 0522-4015-988। दर्शकों, हमारा आपसे ये भी अनुरोध है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। तो अब शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस की, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वायरल हेपेटाइटिस है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वायरल हेपेटाइटिस ये एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। और ये वायरस A, B, C, D, E 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। और ये जो बीमारी है मुख्य रूप से B और C के कारण होती है। हमारे देश में लगभग 40 मिलियंस पीपल जो हैं हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और लगभग 6 से 12 मिलियंस लोग जो हैं हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। और यह बीमारी मुख्य रूप से लिवर को प्रभावित, यकृत को प्रभावित करती है और उसी में सूजन पैदा करती है, जिसके कारण ये रोग होता है। तो इसके डॉक्टर साहब लक्षण क्या क्या होते हैं? कैसे इसकी व्यक्ति इससे ग्रसित है तो कैसे जानेगा कि उसको हेपेटाइटिस हो गया है? जी, सामान्य लक्षणों में जैसे गांव में पॉपुलर रहता है पीलिया, तो अगर उनकी लैंग्वेज में बोलें तो पीलिया इसी इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा जैसे बुखार आना, मितली होना और वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना और कई बार कन्फ्यूजन भी होता है इसका लक्षण। कन्फ्यूजन की स्टेट पैदा हो जाती है, रात में नींद भी ढंग से नहीं आती है लोगों को। और शरीर में चूँकि बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है तो शरीर में खुजली हो जाती है। आँखों का जो हमारा सफ़ेद वाला पार्ट है वो पीले रंग का हो जाता है। इसके अतिरिक्त लिवर में सूजन आने के कारण जो हमारा राइट साइड का एब्डोमेन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जिसे बोलते हैं, जो ये वाला हिस्सा होता है, इसमें दर्द होता है और लिवर का साइज बड़ा हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये उसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं इतने सारे इसके लक्षण हैं, तो ये शरीर के किस भाग को विशेष रूप से प्रभावित करता है? ये मुख्य रूप से लिवर को ही प्रभावित करता है, जिसको हम यकृत भी कहते हैं। और जैसे इसका प्रभाव जो है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस A और E ये यूजली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। ये क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट नहीं होते हैं और अपने समय के साथ ये ठीक भी हो जाते हैं। वायरल हेपेटाइटिस B और C, इसमें भी ये ज़्यादातर केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और ज़्यादातर मतलब लोगों को क्रोनिक डिजीज नहीं होती है इसके कारण। लेकिन जिनमें हो जाती है, करीब 10% लोगों में ये क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट होता है, तो उनमें फिर ये दिक्कत कर सकता है। उनमें लंबे समय में क्रोनिक हेपेटाइटिस क्रिएट कर सकता है और उसमें सिरोसिस एक बीमारी होती है, इसमें लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है, वो कर सकता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना सवाल पूछिए सौरभ जी। हेलो, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए सौरभ जी। जी मैम, डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न है, यदि कोई गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है तो क्या गर्भ में पल रहे शिशु को भी इन्फेक्शन हो सकता है?
जी हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी का वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, और इसके लिए जो हमारी सरकार है वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी कराती है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो तत्काल उसमें 0 डोज हेपेटाइटिस बी कहते हैं। अगर कोई संक्रमित माँ है और उसका बच्चे का प्रसव होता है और तत्काल उसको ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अगर प्रदान किया जाए तो उससे उसे प्रोटेक्टिव रहता है इसके लिए। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किन परिस्थिति में हेपेटाइटिस ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, यानी मतलब क्या कारण है इसके होने के? ये मैडम वायरल डिजीज़ है, और जैसा कि मैंने बताया ये हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई इनके कारण होता है। मुख्य रूप से सी और बी और सी ही इसके हैं। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है या हमारा रिस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, डाउन होता है, और तब ये बीमारी जो है हमारे लिवर को प्रभावित करती है। अधिकांश केसेज में एसिम्प्टोमेटिक रहता है और ठीक हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग रहता है। लेकिन जिन लोगों में डिजीज़ कॉज करता है उनमें जो वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स बताए गए हैं उनमें वो सिम्टम्स आते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नयन स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्ते मैडम। मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो हमारा दूषित पानी होता है, दूषित हवा होती है, दूषित खाना जो होता है, ये क्या इस बीमारी को जन्म देने में इसकी अहम भूमिका होती है? जी हाँ, नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो हमारी 2 तरह की हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस ए और ई। ये मुख्य रूप से जो कंटामिनेटेड, जिसे दूषित पानी कहते हैं, दूषित पानी जो बोल रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड, दूषित खाना खाने से, उसके कारण ये बीमारी होती है। और ये बीमारी, जैसे कोई व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस ए या ई है और वो अगर रसोई में खाना बना रहा है और उसका बनाया हुआ खाना अगर हम ग्रहण करते हैं तो अभी ये बीमारी हो सकती है। ये फैलने वाला रोग भी हाँ, है। ये हेपेटाइटिस ए और ई, ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और कॉन्टामिनेटेड फूड, या जो पॉर्क मीट होता है और डियर मीट होता है, वो अनकुक्ड हो या वो उसकी वजह से हो सकता है। अभिषेक जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वर्तमान दौर में टैटू, शरीर पे टैटू लोग बनवाते हैं, उसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को क्या ये भी एक कारण होता है कि हेपेटाइटिस हो सकता है? जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो टैटूइंग है आजकल इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, और ये इस रोग का एक मुख्य कारणों में से एक है। ये एक शोध के अनुसार ये पाया गया है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के जो कि टैटू बनवाया है और उसी उपकरण को अन्य व्यक्ति में, अगर स्वस्थ व्यक्ति में बना दिया जाए, टैटू बनवाता है, तो उसमें 4 गुना तक उसको इस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, जैसे टैटू का बात बता रहे हैं, या अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि किन किन कारणों से होता है जी हाँ, ये हेपेटाइटिस। जी। तो यहाँ पे ये हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वायरसेस हैं जिनके कारणों से ये हेपेटाइटिस होता है? जैसा कि मैंने बताया, ए, बी, सी, डी, ई वायरस है। ए और ई के बारे में मैंने बताया कि वो फीको ओरल कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से होता है। और जो बी और सी होता है, जैसे हमारा HIV का ट्रांसमिशन होता है, सेम उसी प्रकार से इसका भी ट्रांसमिशन होता है। जैसे हम लोग अगर मेनली ये मतलब जो बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज है उसकी वजह से होता है। जैसे ब्लड का, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सुई इस्तेमाल की गई संक्रमित व्यक्ति में और वो फिर स्वस्थ व्यक्ति में इस्तेमाल की गई, तो उसमें चांसेस रहेंगे। अनसेफ, ऐसे व्यक्ति के साथ में जो संक्रमित है उसके साथ में अनसेफ सेक्स करने से ये बीमारी फैलने की संभावना हो जाती है। टैटूइंग का आपने भी बात कराई है। MSM लोगों में IUD ड्रग यूजर्स होते हैं। IUD ड्रग यूजर्स का ये कि मेरी तो सलाह ये है कि बिल्कुल नशीली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, और IUD ड्रग यूजर्स सिरिंज तो साझा बिल्कुल ना करें, हर बार नई सिरिंज इस्तेमाल करें। सभी मेरी दर्शकों से अनुरोध है कि जब भी आप कहीं जाएं तो ये इंश्योर कर लें कि जो सिरिंज आपको यूज किया जा रहा है इंजेक्शन के लिए, वो नया हो और यूज ना किया गया हो पीछे हो। ये इंश्योर करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और जब भी आप ब्लड डोनेशन के लिए, जब आपके किसी रिलेटिव को या सगे संबंधी को या आपको स्वयं को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो इंश्योर करें कि ब्लड केवल रजिस्टर्ड संस्था से ही लें या रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही लें। ऐसी वैसी जगह से ब्लड बिल्कुल ना लें। इन सब बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस, नियंत्रण और सावधानियां। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस, नियंत्रण और सावधानियां। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमें डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज और अभिषेक यादव जी। अभिषेक जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे उसके कारण बताए और उस क्यों होता है ये भी बताया, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी बताया, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस हेपेटाइटिस के नियंत्रण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम संचालित है और प्रदेश में भी ये कार्यक्रम जुलाई 2018 से संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर पूरे प्रदेश में स्थापित हैं प्रथम चरण में, और जिला स्तरीय चिकित्सालय में 11 जनपदों में ये ट्रीटमेंट सेंटर संचालित है जहां पर इलाज एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आरडीटी किट के माध्यम से स्क्रीनिंग की जा रही है एवं जितनी भी गर्भवती माताएं हैं समस्त महिला चिकित्सालय में उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, ये पता करने के लिए कि उनको हेपेटाइटिस बी से संक्रमित तो नहीं है जिससे कि होने वाले बच्चे प्रभावित हों, और उसके लिए इलाज भी वहाँ पे उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है हेपेटाइटिस से तो वो कहाँ जाए, कहाँ संपर्क करे? जी, अगर वो कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको लगता है कि इस तरह के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, जहां पर वो चिकित्सक से परामर्श लें और वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे ये उसके जांच कराएंगे। जांच करने के बाद अगर आपको लगता है कि हेपेटाइटिस बी कंफर्म आता है, उसके बाद एलाइजा टेस्ट होता है, जो टेस्ट आपके जिला स्तरीय चिकित्सालय जैसे मैंने आपको बताया 11 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर, 11 ट्रीटमेंट सेंटर और 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है जहां पर ये इस तरह की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है, वहां पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपके लक्षणों को जांचते हुए चिकित्सक उचित स्थान पर आपको जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आरडीटी किट के माध्यम से जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस, नियंत्रण और सावधानियां। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस, नियंत्रण और सावधानियां। और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज और अभिषेक यादव जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, जयदेवी जी है बाराबंकी से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए और अपने टेलीविजन की आवाज धीमी कर लीजिए। हेलो हम जयदेवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। हमारा प्रश्न ये है कि हेपेटाइटिस की बीमारी किसी को हो जाए तो उसके लक्षण क्या पता कैसे चले? जी, जैसा कि लक्षण मैं पहले ही बता चुका हूँ। हेपेटाइटिस के जो मुख्य लक्षण है, जैसे जो गांव की भाषा में बोलना पीलिया कहते हैं, जैसे इसमें शरीर में खुजली भी होती है, बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, और हमारे जो राइट साइड है एब्डोमेन का, जहाँ ये वाला पोर्शन है यहाँ दर्द होता है और यहाँ सूजन भी रहती है, लिवर का साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन लॉस होता है और कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो ये सब हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है और इसको मनाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसके? जी, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये हेपेटाइटिस दिवस जो है डॉक्टर ब्लूमबर्ग के बर्थडे, इस दिन उनका बर्थडे भी रहता है। डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने 1967 में हेपेटाइटिस बी के वायरस को डिस्कवर किया था और उसके बाद उसके 2 साल बाद ही उन्होंने इसका वैक्सीन भी डिस्कवर किया, जिसके लिए बाद में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो उनके याद में उनकी मतलब ये वायरल हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिवस में हमारा मुख्य जो उद्देश्य रहता है जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि हेपेटाइटिस है क्या और ये कैसे फैलता है। तो इसमें आईसी एक्टिविटी करते हैं और इसके अलावा गोष्ठी, रैली और
प्रचार प्रसार के जितने भी साधन हैं उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। अभिषेक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस का परीक्षण किस प्रकार से होता है? जी, हेपेटाइटिस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी एंड ई। तो इन सभी की जांच के लिए खून की जांच की जाती है। खून में इसमें जांच में 3 तरह की जांचें होती हैं। एक होता है RDT, जिसे रैपिड डायग्नोस्टिक किट बोलते हैं। उसके थ्रू ये हम पता कर सकते हैं कि ये वायरस है शरीर में या नहीं। उसके बाद इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको एलाइजा बोलते हैं। एलाइजा के बाद फिर हम, अगर एलाइजा कंफर्म आ जाता है किसी रोगी में, तो उसको हम आगे फिर वायरल लोड कराते हैं, जिसको बोलते हैं PCR के माध्यम से कराते हैं। और ये हमारे मेडिकल कॉलेज में होता है, जो हमने आप पहले ही बता चुका हूँ कि 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित हैं। वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी विभाग में इसका PCR करके ये वायरस का लोड पता किया जाता है, जिससे कि उसके फर्दर ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है वो किया जाता है। डॉक्टर साहब, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस रोग का, वायरल हेपेटाइटिस का इलाज क्या है? जी, जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ है, वायरल हेपेटाइटिस ए और ई ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग्स होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग होते हैं मतलब अपने आप ठीक हो जाते हैं समय के साथ, और इनसे कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक या बाद में कोई मतलब ऐसा ये प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, बॉडी पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो इनके लिए मुख्य रूप से हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। जैसे बुखार आए तो बुखार की दवा चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए, और इसमें रेस्ट करना चाहिए, डाइट का थोड़ा परहेज करना चाहिए, उसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और ऐसी डाइट लें जिसमें फ़ैट की मात्रा कम हो या ना के बराबर हो। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें और घर में अधिक से अधिक आराम करें। और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि जैसा कि अभिषेक जी ने ही बताया कि हमारे मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, और ट्रीटमेंट सेंटर हैं हमारे मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर हैं जो लखनऊ, मेरठ और बनारस और गोरखपुर में स्थापित हैं। वहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज में ये दवाइयाँ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी रोग से या किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए अति आवश्यक है जन सहभागिता, जन सहयोग। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, जन सहभागिता और जन सहयोग के माध्यम से हम कैसे वायरल हेपेटाइटिस पर नियंत्रण पा सकते हैं? देखिए, मेरा सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि जैसे हमें बीमारी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये मतलब हमारे मेडिकल में एक मुहावरा टाइप का है। उसमें ये कहते हैं कि अगर बचाव बीमारी से बहुत अच्छा है, बीमारी से पहले हम बचाव कर लें तो बहुत अच्छा है। और ये तभी संभव है जब लोग जागरूक होंगे, लोगों को ये पता होगा कि ये बीमारी फैलती कैसे है और हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। जैसे HIV एड्स के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता है, उनको पता है कि बीमारी कैसे फैलती है। तो यही जन जागरूकता के माध्यम से हम हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में जन जागरूकता लाएंगे और उनमें ये बताएंगे कि ये बीमारी कैसे फैलती है, ताकि वो इससे अपना बचाव कर सकें। जैसा कि पीछे मैंने बताया है कि हेपेटाइटिस ए और ई कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर से होते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी के भी मैंने बताए, तो वो लोगों को पता होगा तो वो उससे अपना बचाव करेंगे। जी, डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो कोई व्यक्ति जो वायरल हेपेटाइटिस से ग्रसित है, क्या वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल रक्तदान नहीं कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को अपना स्टेटस पता भी नहीं रहता है कि वो उसको हेपेटाइटिस है अथवा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अगर रक्तदान करता भी है तो वो स्क्रीनिंग में उसका ब्लड को जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अभिषेक जी, ये बताइए, क्या हेपेटाइटिस के कौन कौन से टीके हैं या इसका टीका कब लगता है? जी, हेपेटाइटिस के जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि A, B, C, D, E 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। उसमें से हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B का टीका उपलब्ध है। और हेपेटाइटिस B का टीका रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हमारा कार्यक्रम है भारत सरकार का, उसमें जितने भी बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है। और ये हेपेटाइटिस का बी का टीका कोई भी अन्य अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसका जो डोज होगा वो 016 होगा। मींस कि 0 मतलब आज अगर डोज लेंगे, आज के बाद फिर 4 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेंगे, और 4 सप्ताह के बाद जो तीसरी डोज लेंगे वो 16 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। जी, और दर्शकों को इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर, और अब बारी है चलते चलते की।
चलते चलते में दर्शकों, हर बार हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको देना होता है। हमारा आज का सवाल है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आज का ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा और जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी सही जवाब हमारे पास आते हैं उसमें से हम लकी ड्रॉ के माध्यम से एक भाग्यशाली विजेता को चयनित करते हैं और उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। तो हमें उत्तर भेजने के लिए अब हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें उम्मीद है सभी इससे बहुत बहुत लाभान्वित होंगे।